हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के 23 सितंबर के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग 30 सितंबर के आज शिफ्ट में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कंप्लीट करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राहुल नवीन को। वह जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विकास लखेड़ा को। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दीप्ति उमाशंकर को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज करेंगे, ये आपके एग्जाम्स के लिए सुपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दांते। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको एक साथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो किशोर मकवाना है। और भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राजेश कुमार सिंह को। हर क्वेश्चंस को पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अजय भादु हैं। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पीके मिश्रा को। और वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों, इस पीडीएफ को बनाने में आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी दोस्तों, आप जानते हैं। एसएससी में बात की जाए तो एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका होने जा रहा है और दोस्तों जीडी भी आपकी लग चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आपका आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई लगा हुआ है। इसके अलावा एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में चिप हाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा जीके यानी कि पूरा स्टैटिक जीके आपका, और पूरा मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा, और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की स्थापना को लेकर आया हुआ। तो आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का गठन, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके भारतीय संविधान सभा की स्थापना को लेकर पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके मोस्ट वन सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। आप थोड़ा सा दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए हम लोग इस पूरे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। दोस्तों ध्यान रखें, हमारे एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते हैं। तो आप लोग सभी फैक्ट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं, जिनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। अगला पॉइंट है, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप जानते हैं दोस्तों संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, उन समितियों को आप लोग पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। पॉइंट है आपका, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए हैं। ये दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और कोर्ट में मिलाने के लिए भी आपको ऑलरेडी दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए प्रारूप समिति की, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। अब कुछ पॉइंट दोस्तों आप लोग यहाँ से और प्रिपेयर कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पहला पॉइंट है, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन और आप कवर कीजिए जो कि यहाँ से मिलते जुलते हैं और आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित
वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अगला पॉइंट है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एसएससी वाले एग्जाम जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज लगे हैं, रेलवे में बहुत सारे लग चुके हैं, इनके पीडीएफ को हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 की जो 2023 की वैकेंसी थी दोस्तों, इनके पीडीएफ को तीसरी बार नए वर्जन रेडी किए गए हैं और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? जो महत्वपूर्ण राजवंश है उनके संस्थापक एवं उनकी राजधानी सब कुछ पूरी तरह से मेंशन करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। आपका सुपर टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए आपको पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने, सब कुछ हमारे द्वारा आपकी पीडीएफ में प्रिपेयर कर दिया गया है। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। सबसे पहले आप लोग राजवंश के नाम देखेंगे, फिर उनके संस्थापक के नाम और राजधानी भी मेंशन कर ली गई है ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, आपके क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए हर्यक वंश की तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए, इनकी राजधानी, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी इनकी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी इनकी भी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुलाम वंश की बात की जाए, इनके दोस्तों संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका लोधी वंश, जिनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला है आपका पल्लव वंश, जिनके संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी यानी कि वातपी थी। मुगल वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बाबर थे, राजधानी इनकी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, राजधानी इनकी दिल्ली थी। खिलजी वंश की बात की जाए, इनके दोस्तों संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, राजधानी इनकी भी दिल्ली थी। और लोधी वंश के दोस्तों संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। जो भी क्वेश्चन थोड़े से दोस्तों समतुल्य हो सकते हैं, उनको एक साथ सेट करने में हम दोस्तों प्रयास करते हैं ताकि क्वेश्चन आपको इजीली याद हो सके। नेक्स्ट है आपका वर्धन वंश, जिनके संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। अगला आपका चौहान वंश, जिनके संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी इनकी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक दोस्तों महापद्म नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को दोस्तों आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं अगर आपको अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को मिस नहीं होने देना है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? विश्व की जो प्रमुख घास भूमियां डाकले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन सी घास भूमि किस देश में या किस क्षेत्र में विस्तृत है। साथ में दोस्तों कूट के माध्यम से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय है और कौन सी घास भूमि दोस्तों उष्ण कटिबंधीय है। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है?
करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख घास भूमि। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ हमारे उष्णकटिबंधीय घास भूमि के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास भूमि को कवर करेंगे। पुनः दोस्तों इसी वीडियोस में आगे यहाँ पे हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि को भी पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात की जाए कैंपेस नामक घास भूमि की, तो ये ब्राजील में विस्तृत है। नेक्स्ट, लानोस नामक घास भूमि दोस्तों ये वेनेजुएला में विस्तृत है। स्वाना नामक घास भूमि दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है। पार्कलैंड नामक दोस्तों घास भूमि ये ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। और पटाना नामक घास भूमि दोस्तों ये श्रीलंका में विस्तृत है। पूरी तरह से आप दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे, विभिन्न ट्रेंड से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक तरफ इनके नाम दिए गए शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि और दूसरी तरफ दोस्तों क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे विस्तृत है। बात की जाए प्रेरी, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पंपास नामक घास भूमि अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी नामक घास भूमि दोस्तों यूरेशिया में विस्तृत है। बेल्ट्स नामक घास भूमि दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और डाउन्स नामक दोस्तों घास भूमि ये ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन है हमारा माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से आया हुआ दोस्तों, विश्व की जो प्रमुख जनजातियां डायरेक्टली पूछे आते हैं दोस्तों, कौन सी जनजाति किस देश में या किस महाद्वीप में निवास करती है। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब टॉपिक हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां, एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों एस्किमो की, तो इनका निवास ग्रीनलैंड एवं कनाडा में है। खिरगिज नामक जनजाति का निवास क्षेत्र मध्य एशिया में है। माओरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका दोस्तों, इसका निवास न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, जुलू नामक जनजाति की बात की जाए तो इसका निवास दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में है। सेमांग नामक जनजाति का निवास क्षेत्र मलेशिया और थाईलैंड में है। बुशमैंग नामक जनजाति का दोस्तों निवास कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। यूकाधिर नामक दोस्तों जनजाति का निवास क्षेत्र साइबेरिया क्षेत्र में है। रेड इंडियन दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। पिग्मेस नामक जनजाति कांगो बेसिन में निवास करते हैं। बोरो नामक जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। विश्व की जो प्रमुख नदियां दोस्तों डायरेक्टली पूछा थे कहाँ से निकलती हैं और साथ में कहाँ पे गिरती हैं, ये भी इसमें मेंशन कर लिया गया है। यानी ये सीट आपके सामने जो रखी गई दोस्तों, इस टॉपिक को पूरी तरह से हर ट्रेंड से दोस्तों मेंशन किया गया है। अगर इसको आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है आपका विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों नदियों के नाम दिए गए हैं, फिर उद्गम स्थल दिया गया है जहाँ से निकलती हैं और गिरने का स्थान जहाँ पर जाकर ये गिरती हैं। बात की जाए दोस्तों अमेजन नदी की, तो एंडीज पर्वत पेरू के पास से निकलते हैं जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। मिसिसिपी मसूरी नदी की बात की जाए इतास्का झील से निकलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पड़ता है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। यांगटीसी क्यांग नदी की बात की जाए जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में जाकर गिरती है। और हांगहो नदी दोस्तों कुनलुन पर्वत से निकलती है जो कि चीन की खाड़ी में जाकर गिरती है। कांगो नदी की बात की जाए दोस्तों लुआलिया और लुआपुला के संगम से निकलती है जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नदी की बात की जाए गिनी की खाड़ी से निकलती है जो कि दोस्तों गिनी से निकलती है जो कि गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। बोल्गा नदी की बात की जाए दोस्तों वल्डाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्या दोस्तों डेन्यूब नदी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है जो कि मर्रे नदी में जाकर गिरती है। और मर्रे नदी दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है जो कि हिंद महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। इतना दोस्तों आप लोगों को यहाँ से भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन और उठाएंगे, पुनः हम लोग जनरल साइंस के टॉपिक्स को भी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगाए हुए दोस्तों? स्टैटिक जीके से उठाया गया है, साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे सेट किए गए हैं। वैसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, कंटिन्यू दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए इस सुपर दोस्तों क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। अब ये के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ब्राजील ने। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। अगला, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाता है 29 अगस्त को। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है? वो अलबरूनी है। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो टेम्स नदी के तट पर। और जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा? तो त्रिपुरा है। और कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में? तो बांग्लादेश के मध्य में। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ। और विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की सीमा है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखेंगे आप लोग। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ कालापानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के साथ। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। वह श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस की स्थिति को मनाता है 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाता है 8 मार्च को। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? जनरल साइंस से आया हुआ है। तो दोस्तों जनरल साइंस के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को कलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने सीट लगाई गई। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अब जनरल साइंस के दोस्तों मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? करेक्ट आंसर होगा जोनास ई साल्क ने। नेक्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हैलोफाइट कहा जाता है। और दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा है। और दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो जीवाणु। नेक्स्ट, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, वो हर टॉपिक हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम।
कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का यक्स। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डी व्रीस। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? डेड कर दिया गया है, तो खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है? तो विषाणु है। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोपरीफिलस। नेक्स्ट, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। और पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। वह पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ये किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। और पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इम्यूनो अम्ल में। और पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है? तो पीयूष ग्रंथि है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। और हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी में किसका संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। और पेडोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, नाशपाती ने पियर का कौन सा भाग खाता है? गुदेदार पुष्पासन है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? वो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो आपका लंबा खींच जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।